स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने 131 दिनों के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने ये घोषणा फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद अनाज मंडी में किसान महापंचायत की। डल्लेवाल ने कहा है कि किसानों के अनुरोध पर आमरण अनशन समाप्त किया गया है। लंबे समय से किसान आमरण अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे। डल्लेवाल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 को भूख हड़ताल शुरू की थी। 19 मार्च को पंजाब पुलिस ने जगदीश सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंडेर और अन्य किसानों को हिरासत में लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर खाली करा लिया था। पुलिस ने डल्लेवाल को पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। तो आपको बताते चलें, किसानों के अनुरोध पर आमरण अनशन खत्म किया गया है। डल्लेवाल ने आमरण अनशन खत्म करने के बाद कहा है कि संघर्ष जारी रहेगा। यह संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, इस बात का जिक्र किया गया जगदीश सिंह डल्लेवाल की ओर से। हालांकि तकरीबन 100-150 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला था। 26 नवंबर 2024 को शुरू किया था अनशन। फैसला लिया मैं स्पष्ट कर दिया फैसला लिया फैसला अकाल पुरख की रजा होया। जब इंसान दुनिया से आता है तो वो बहुत कुछ प्रभु नाल लिख के भेजता है और जो उन्हें जिले जिले लिखा उसके मुताबिक उन्हें करवा रहे हैं। मैंने क्यों विश्वास है एमएसपी की गल भी सुनने तैयार नहीं किसी ने कोई एमएसपी घर घर पहुंचाने वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। उस प्रभु ने चाहा को फैसला करवाया कि ये करो। अज फोरम ने लगातार जिन्होंने कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, हर खाफे आवाज आ रही है। अज तमिलनाडु को रात मेरे नाल गल हुई कि असं तमिलनाडु के किसान महापंचायत कर रहे हैं, करनी चाहते हैं कि साड़ी बेनती है भी किसी जरूर आओ। इसी तरह कर्नाटका तो आया, यूपी तो आया। मैं सारे संगतां दी भावनावां मुख रखदा मीटिंग लड़ाई साडी एज इट इज जारी है जी। ये अंदोलन नहीं रुकिया। 4 तरीक हाँ 4 तरीक वाली मीटिंग है जी जिस तरीके के नाल आया मैसेज की मीटिंग होगी। असं मीटिंग तो पिछले ही हटाने ताकि सरकार कल नूं ये ना कह सके क्योंकि सरकार की नीयत है कि वधिया साफ है नहीं। लेकिन वो कल अगर असं मीटिंग च ना गए तो उन्हें एक बहाना मिलेगा कि किसान साडे कोल गल रखने नहीं आए। सो इस करके असं इस गल तो पिछे नहीं हटाने। पिछलियां मीटिंगां साडी गल होंदी रही है, सरकार ने साडी किसी भी दलील का जवाब नहीं आया सरकार। सो इस करके असं दलील के पक्षों सरकार नूं हरियाणा सरकार के द्वारा लाए गए नए बीज और कीटनाशक कानून के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर रोष जताया और कानून की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर 7 दिन तक इस कानून में बदलाव या इसे वापस नहीं लिया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रह सकती है। दुकानदारों का कहना है कि इस कानून से उन्हें काफी नुकसान होगा। अगर कोई भी सैंपल फेल मिलता है या फिर कोई भी कंप्लेंट दुकानदार के खिलाफ की जाती है तो उसको सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो अपनी बेल भी नहीं करवा सकता, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये विरोध जारी रहेगा। मेरा नाम संदीप गांधी है और मैं लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का प्रोप्राइटर हूं और हम पिछले 20-25 साल से इस काम में लगे हुए हैं, इस व्यापार में। और पहले क्या होता था कि जैसे हमने कोई भी सैंपल फैक्ट्री में सील बंद माल आते थे, उनका CIR नंबर अभी भी आ रहे हैं। CIR नंबर मिलता है, उसकी बाकायदा चेकिंग होती है और फैक्ट्रियों में क्या होता है उनके लाइसेंसदारी होते हैं, उनके कमिश्न होते हैं। लेकिन अभी एकदम सरकार को पता नहीं क्या हुआ कि 12 मार्च 2025 को इन्होंने विधानसभा में एक बिल पास कर दिया कि जो 500 रुपए का फाइन था उसको बढ़ा के 1.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख और साथ में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो की गई है सबसे खतरनाक है। वो इस कीमत पर कोई भी दुकानदार, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा का कोई भी दुकानदार काम नहीं करना चाहेगा, चाहे उसके लिए इसको काम छोड़ना पड़े।
मैं अब जो पहले प्रधान जी ने बात की उन बातों से सहमत हूं। कल कुरुक्षेत्र मीटिंग हुई, दूसरे भी हम गए थे, तो हमने सभी ने फैसला किया है अगर सरकार अपनी फैसले अपने काले कानून वापस। देखिए ऐसा है, हमारे हरियाणा में पूरे भारतवर्ष में जितने भी कीटनाशक दवाइयों की और बीज के जो विक्रेता हैं वो सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो है उनको जो है लाइसेंस जारी किए जाते हैं और लाइसेंस शुदा दुकानदार है। और कृषि विभाग के अधिकारी जो इंस्पेक्टर है, यह क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, एपीपीओ है, वो समय समय पर हर सीजन के अंदर हर दुकान से सैंपलिंग करते हैं, बकायदा हमारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, स्टॉक मेंटेन देखते हैं, बिल बुकें देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी हरियाणा की सरकार है, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किसी अधिकारी ने पता नहीं किस जिज्ञासा से एक नए कानून, नए फरमान जारी कर दिया है कि हरियाणा के अंदर, सिर्फ भारतवर्ष में एक हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पर बीजों को लेकर के और कीटनाशक दवाइयों को लेकर के एक मतलब ऐसा कड़ा कानून बना दिया है कि जिसमें जो है अगर कोई भी जाके पुलिस में कोई भी एप्लीकेशन देगा या कोई भी शिकायत करेगा तो पुलिस जो है उस दुकानदार को गिरफ्तार करेगी और उसको जो है नॉन बेलेबल वारंट है उसके बरखिलाफ, मतलब उसको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। और इसमें जो है कड़े कानून बना दिए गए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कड़े कानून क्यों बनाए गए हैं, जबकि कृषि विभाग को, फिर कृषि विभाग की बताओ क्या जरूरत है। देखो, पुलिस का एक दुकानदारों को, मतलब दुकानदारों की इज्जत से, जो हमारे कीटनाशक दवाई के विक्रेता है, बीजों के विक्रेता है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि देखो बात ऐसी है ना जी, आज की डेट में आप देखो ना, इंस्पेक्टरी राज को प्रभावशाली बना रही है सरकार। और कल हमारी हरियाणा लेवल की एक मीटिंग हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर यह निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तो तब तक जो है हम कोई ना कोई, अभी 1 हफ्ते की हड़ताल का जो है पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है। और अब जो है इसको हम जो है ये चाहते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि लाले बाणिया की सरकार है बीजेपी की, लेकिन आज जो है मतलब ये नहीं कि जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। और मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यापारियों को ऐसे नजायज तंग ना करो है, क्योंकि व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, इसको तोड़ो ना है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। अनाज मंडी में गेहूं की तैयारी को लेकर जायजा लिया और कमियां दिखाई देने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्जिन ने को लताड़ भी लगाई और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा तुरंत प्रभाव से सड़क बनाई जाए ताकि अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसान और किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना आए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक गेहूं की ढेरी में नमी पाई, जबकि मानक के अनुसार केवल 12% नमी होना चाहिए। इस पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नमी की जांच के बाद ही खरीद की जाए। अनाज मंडी में चल रही गेहूं की खरीद प्रक्रिया, स्वच्छता, वरदाना उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का जायजा लिया। अब तक हमारे पास 100 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है और हमारी सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और ख़रीद जल्दी शुरू करा दी जाएगी। पर अभी 100 क्विंटल के करीब अराइवल आई है। 82,000 क्विंटल के करीब अराइवल थी, लगभग उतना हमारा टारगेट पिछले साल जितना पूरा हो जाएगा। मंडी में जैसा कि गेहूं नहीं आई है तो बारदाना गेहूं आएगी, बारदाना साथ के साथ दे दिया जाएगा। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। एजेंसी के इंस्पेक्टरों से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उठा सकता है, बारदाना चाहिए। पर अभी गेहूं नहीं आई है मंडी के अंदर। इस बार गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि वो मंडी पर आने पर गेट पर रुककर अपना गेट पास लेकर आए। किसी प्रकार से किसानों को आज जो गेहूं का सीज़न आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आया था और सभी अधिकारियों को यहाँ पर हैफेड, DFSC, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड, सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। तो उनसे एक मीटिंग हुई, किस प्रकार से मंडी के अंदर स्वच्छता की तौर पर किस प्रकार से कार्य हुआ है, क्या जो हमारा उनका
पैच वर्क लगना था मंडी के अंदर, किसानों को खड्डे हैं, उसको काम हुआ नहीं हुआ, और बारदाने की क्या पोजीशन है, इन सभी बातों को लेकर परचेज मंडी में शुरू होनी है को लेकर एक मीटिंग ली थी। आड़तियों के भी मैंने इसमें सजेशन लिए, आड़तियों से बातचीत करी, सारे अधिकारियों से बात करी। लगभग लास्ट ईयर 10 लाख क्विंटल क्षेत्र मंडी में यहाँ पर वीट आई थी, और इतनी ही वीट आने की संभावना है, जिसके अंदर लगभग 5.5 लाख परचेज DFSC ने परचेज किया था और 4.5 लाख अपना एफर्ड ने परचेज किया था। तो लगभग इतना ही आना है। तो उसके लिए मंडी के आड़तियों की बात थी कि बारदाने की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उनसे हुई बात। तो मैंने डायरेक्टर पुणे सप्लाई से बात की, जोगपाल जी से की। कल सबको आड़तियों को बारदाना मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ परचेज के लिए कोई दिक्कत ना आए किसान भाइयों को, उसको लेकर आज मीटिंग रखी है कि बारदाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्टिंग की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। जो दिक्कतें थी उनसे बैठ कर इनकी आड़तियों का और टोटल ऑफिसरों के साथ बैठकर ये मीटिंग हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चनूरी ने कहा है कि आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश का युवा विदेश में नौकरियां ढूंढने जा रहा है। बच्चों को आज अपने रोजगार और नौकरियों की नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है। आज छोटा उद्योग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खत्म हो रहा है। साथ ही कहा कि पूंजीपतियों के पास देश की 50 करोड़ जनता के बराबर की संपत्तियां हैं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसके लिए हम सभी को इकट्ठा होकर इस लड़ाई से लड़ना होगा। इसी सोच के साथ हमने युवा छात्र संगठन का गठन किया है, जिसके माध्यम से हमारे परिवार के बच्चे समाज में शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। शुरुआत की है इसकी। आज से जिला यमुनानगर के अंदर स्टूडेंटों की एक मीटिंग की है। जो तुषार जी गुंडाना, इन्होंने ये मीटिंग करवाई है और बहुत अच्छी संख्या यहाँ पे आज स्टूडेंट की है। और जो नई पीढ़ी है उसकी ज़रूरत है आगे आंदोलन में आने की, क्योंकि देश का भविष्य जो है वो नई पीढ़ी है। आज बेरोज़गारी का आलम ये है कि अगली पीढ़ी देश को छोड़ के जा रही है और यहाँ भी नौकरियाँ ख़त्म हैं। यहाँ आगे जो फैक्ट्री है, कंपनियाँ, उनमें भी रोबोट से काम होंगे। तो अगली पीढ़ी का जो भविष्य है वो अंधकार में है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सभी कॉलेजों के अंदर जो स्टूडेंट विंग हमने जो है वो तैयार किया है और सभी कॉलेजों के अंदर इसको आगे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट विंग जो है वो देश का भविष्य उन्हीं के लिए ज़्यादा है। तो आज जिला यमुनानगर के ये तुषार जी गुंडाना हैं, इनको आज जिला का प्रधान बनाया गया है और आगे इनकी ड्यूटी लगाई है कि जिला यमुनानगर के अंदर जहाँ जहाँ भी संगठन बन सकता है वो ये खड़ा करें और आगे के लिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी का एक स्टूडेंट विंग जो है उसके जिला यमुनानगर के ये प्रधान माने। प्रधान जी का मकसद क्या होगा? देखिए, मकसद होगा जहाँ भी बेरोज़गारी का मैटर है, नौकरियों का मैटर है और देश को बचाने का मैटर है। जैसे देश की अर्थव्यवस्था आज पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। तो देश का आम नागरिक जाए तो कहाँ जाए? सवाल केवल खेती का नहीं बचा है, सवाल रोजगार का बचा है, सवाल ज़िंदगी चलाने का बचा है। तो आगे के लिए जो है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। छोटी इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है, छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, छोटा दुकानदार खत्म हो रहा है, मंडियां खत्म हो रही है, कर्मचारी खत्म हो रही है। सर, स्टूडेंट्स का किसानों के लिए क्या मकसद रहेगा और क्या इनका कर्तव्य रहेगा? देखिए, स्टूडेंट का जब भी कोई आंदोलन होगा उसमें सभी ये काम करेंगे और एक इनका और होगा, अगर कोई पढ़ाई में इनको दिक्कत आती। खबर यमुनानगर से है, जहां राज्य की रेलवे पुलिस की टीम ने यमुना नहर के एक नए पुल से 1 किलो 150 ग्राम मादक पदार्थ सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल मैं अपनी टीम के साथ रूटीन चेकिंग पे प्लेटफार्म पे था, तो हम सहारनपुर की तरफ चेकिंग कर रहे थे। कोई मुखबर खास आया मेरे पास, जिसने कहा कि पीछे मीदा पुल के पास एक लड़का मेहंदी रंग की कमीज और काली पैंट पहने हुए बैठा है, उसके पास अफीम है, जो मेरे को पक्का पता है। तो मैंने वहाँ रेडिंग पार्टी तैयार की और मौके पर उसके मुखबर के बताए अनुसार इस लड़के को जाके देखा, तो इससे पूछताछ करी
तो उसके बाद हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुलाया जी। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पे आया जी, उसके सामने इसकी तलाशी ली तो इसके पिट्ठू बैग से 2 पैकेट फीम के बरामद हुए, जो मजिस्ट्रेट के सामने उनको तोला गया, जो 1 किलो 150 ग्राम हुए जी। सर कितनी कीमत है इस नशे की? सर इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 3.25 साढ़े 3 लाख के आसपास है जी। तो सर ये पहले भी आया कि ये पहली बार पकड़ा गया? सर एक ये कहते हैं कि एक बार मैं पहले 20-25 दिन पहले चक्कर एक लगा गया था, पंजाब में दे के गया था, और ये मुरादाबाद से बैठा था और इसने अम्बाला कैंट की टिकट ले रखी थी, लेकिन अम्बाला कैंट चेकिंग ज़्यादा होने के कारण ये यहीं उतर लिया जी। उतर के ये बाय बस आके पंजाब में जाता है जी, ये कहीं सप्लाई करने के लिए। खबर फतेहगढ़ से है, जहां पर बस स्टैंड के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आग पर काबू पाने के लिए सरहिंद के अलावा मंडी गोविंदगढ़ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाना पड़े। गनीमत रही कोई बड़ी क्षति नहीं। सर्विस वाले की 2 बसा आ गई मौके पर, बाकी जानी वाली कोई नुकसान नहीं है। अग के उत्ते भी जो कंट्रोल पाया जा चुका है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲੀ ਸੀ? ਇਹ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬੈਟਰੀ, ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਟਵਾਤੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरे बेटे में 40,000 तो बनती जी। की आग कितने लगी है? मैंने नहीं पता जी, मैं हुणे घर गया जी बंद करके जी। जी कितना सामान पैसे मेरा सामान जी है जी 5 लाख का जी सामान मेरा जी, मैं तो बर्बाद हो गया जी। तेन पता कितने लगा जी अग लगी है? मैंने फोन करे मेरा पाया बेटा ने जी, बेटा ने रौला पाया मैं जी भज गई जी। मांग की करते। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी और रौंद दिया। एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खराब होने पर साइड में खड़ी गाड़ी को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति के मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सभी घायल बिहार के रहने वाले हैं, गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करते हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। एक कहावत बड़ी मशहूर है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे पर एकदम सटीक बैठती है, जहां तेज रफ्तार 2 कारों की भिड़ंत होने के बाद एक कार जहां फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी, वहीं दूसरी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत ये रही, दोनों कारों में सवार 4 में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, सभी बाल बाल बच गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर हादसे के पीछे का कारण क्या रहा? दोनों कार सवार दिल्ली की तरफ से जयपुर की ओर जा रहे थे। 563 मैं इंचार्ज तैनात लग रहा हूँ। हमारे पास कॉल आई थी, तो अपना डीबीजी कंपनी के पास फ्लाईओवर रूद का है ना, उस पर एक्सीडेंट होगा। तो एक गाड़ी तो ऊपर मौके पर रोड पर है, दूसरी गाड़ी है वो पुल से नीचे गिर गई। हमने कसोला का एरिया पड़ा, हमने कसोला थानों को सूचना करी, तो एसआई धर्मेंद्र मौके पर आ गया और बाकी कार्रवाई चल रही है। चोट नहीं है, गाड़ी डैमेज होगी, बाकी चोट नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद और वार्ड वासियों के साथ नालागढ़ में सफाई अभियान चलाते हुए झाड़ू लगाई। इस दौरान उन्होंने वार्ड वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक नगर निगम की बात है तो निगम की सफाई शाखा के अधिकारी और सफाई कर्मचारी भी सभी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 1 जो कि रीना रस्तोगी जो हमारे पार्षद हैं उनका वार्ड है, और इस वार्ड के अंदर हम सभी गांव वासियों के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिलाओं की समस्याओं को भी हम सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सहयोग की बात है कि सारे के सारे पूरे गाँव वासी यहाँ सहयोग करेंगे। और हर हफ्ते वैसे तो 14 तारीख तक तो एक विशेष अभियान के तहत यहाँ सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, और इस काम के अंदर जहाँ पर भी गंदगी के ढेर हैं सड़कों के ऊपर, जहाँ से निकलने में समस्या आ जाती है, उसके ऊपर सभी महिलाएं मिलकर काम करेंगी। और उसके साथ साथ जो हमारे जागरूक लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के गाँव वासी हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल से संबंधित जो हमारे टीचर्स हैं, सबका सहयोग लेते हुए, और अधिकारी भी आज हमारे साथ सभी यहाँ हैं, और इन सब का सहयोग लेते हुए इस वार्ड को नंबर 1 पर ले जाने का काम रीना रस्तोगी जी को हम सौंप रहे हैं कि ये इस वार्ड की स्वच्छता की तरफ, और यहाँ जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे इनकी सीवरेज की समस्या है, पानी सारा यहाँ इकट्ठा होता है जिसकी वजह से इनको परेशानी है, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आने वाले समय के अंदर काम किया जाएगा। और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इनकी वास्तविक जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए जन कल्याण के लिए, जैसे लाइटों की सुविधा है, रास्ते में जो हमारा रास्ता पड़ता है उस पर लाइटों की सुविधाओं के बारे में भी सोचा जाएगा, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और आने वाले समय में ये वार्ड वाकई में नंबर 1 आने की पोजीशन में हो सकता है, क्योंकि सभी जागरूक हैं यहाँ लोग जितने भी खड़े हैं, और सभी ने आज इस अभियान के अंदर काम भी किया है और स्वच्छता के ऊपर सभी ध्यान भी दे रहे हैं। तो आने वाले 14 तारीख को इन सभी ग्राम वासियों से और पूरे यमुनानगर वासियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को कैल गांव के अंदर जहां पूरी व्यवस्था कर दी गई है वहां पहुंच रहे हैं, सभी पूरे जोश के साथ, क्योंकि हमारे सरताज, हमारे देश के सरताज यहाँ आ रहे हैं। आप सभी को वहां पहुंचना है, ये निवेदन भी मैं आप सभी से करती हूँ कि सभी भारी संख्या में वहां उनके स्वागत के लिए पहुंचे। खबर पठानकोट से, जहां विजिलेंस विभाग अलग अलग कार्यालयों पर छापेमारी कर रही है और कागज दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों को हिरासत में लेने का कार्य भी किया जा रहा है। विजिलेंस विभाग ने आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी की है, जिसमें विजिलेंस ने आरटीओ कार्यालय के दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। 3 आउटसोर्स कर्मचारी और 3 एजेंट को भी यहां पर घूम रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। अगली कार्रवाई विजिलेंस विभाग के द्वारा की जा रही है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कैंटर और कार में टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गाड़ी में एक महिला सहित 4 लोग सेक्टर 39 से बिहार जाने के लिए निकले थे। उनकी गाड़ी इफ्को चौक फ्लाईओवर के पास पहुंची तो टेक्निकल खराबी के कारण चालक ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। गाड़ी की पार्किंग लाइट ऑन कर दिया। कल रात करीब 12 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इफ्को चौक के पास में एक वैगनर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची तो पाया गया है कि एक व्यक्ति था इस दुर्घटना में, जिसकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति हैं इस घटना में वो घायल हुए हैं। तो जो घायल व्यक्ति है उसके द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ जानकारों के साथ में झाड़सा के एक एरिया से निकला था और उसको बिहार जाना था। तो जैसे ही वह इफ्को चौक फ्लाईओवर क्रॉस करके चले, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।